हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए चैप्टर में चालू कर चुका हूं और बेसिक पार्ट फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं। बहुत सारे बच्चों ने वो लेक्चर देखा लेकिन शायद ऑनलाइन नहीं देखा, इसलिए उसका वॉच टाइम बहुत कम था। ये शायद मेरे गिने चुने वीडियोज़ में से एक था जिसका वॉच टाइम वाकई में बहुत कम था। थोड़ा देख करके अजीब सा लगता है, लेकिन चलिए आप जैसा भी पढ़ रहे हैं, बस मैं इतना आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें बच्चों। तो आज का लेक्चर चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और आज अपन प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो टॉपिक चालू करें। चलिए, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमने बेसिक में सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ा है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है और दिष्ट धारा क्या होती है, और आपको पता भी चल गया होगा। आज हम डेरिवेशन वाला पार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको दो समाकलन बताऊंगा। वो समाकलन हालांकि डेरिवेशन में भी आएंगे लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में खींचूंगा, इसलिए पहले आप उन समाकलन को यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। अपनी कॉपी में स्टार लगा करके लिख लीजिएगा और अच्छे से। अब बच्चों पेन और कॉपी साथ में ही रखें। आप ऐसा न करें कि वीडियो देख रहे हैं उसे लिख नहीं रहे, वीडियोस को देखते हुए उसे नोट डाउन भी करते जाएं। जहां आपको लगे वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर उतार लीजिए, ठीक है। ऐसा काम कीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो ये चैप्टर इतना बढ़िया है, आपको समझ में आएगा, लेकिन खुद करने बैठोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा अच्छा क्या है, मेरे साथ में ही उसे लिखते हुए चलो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, समाकलन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो समाकलन हम आज करेंगे वो है समाकलन शून्य से लेकर कैपिटल टी मतलब आवर्तकाल तक, और ये है साइन ओमेगा टी और समय टी के सापेक्ष। ओमेगा क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था बच्चों। क्या है बच्चों, कोणीय आवृत्ति है ना। 2 डिवाइडेड बाय कैपिटल टी लिखते हैं। हाँ भाई, तो इसका समाकलन हमें करना है। तो साइन का समाकलन आप सभी को पता है कोस होता है, इसी के साथ में वो माइनस का और होता है, ये पता है। और जब आपने कभी पढ़ा होगा साइन ऑफ ए एक्स डी एक्स, पढ़ा है, ये कितना होता है, तो हमने बोला साइन का तो होता है माइनस का कोस ए एक्स, और फिर जो x के साथ में जो गुणा हो रहा है, समाकलन की बात कर रहा हूँ बच्चों, अवकलन की नहीं, समाकलन की बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो x के साथ में गुणक है उसका भाग लग जाएगा। अवकलन होता तो वो गुणा में चला जाता, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। समाकलन में वही चीज किस में चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका समाकलन करता हूं तो हम क्या लिखेंगे माइनस का कोस ओमेगा टी, और टी के साथ में जो गुणा में है उसका क्या लग जाना चाहिए, भाग लग जाना चाहिए। हो गया ये। कहाँ से लेकर कहाँ तक, शून्य से लेकर कैपिटल टी तक, ठीक है। अब माइनस को बाहर निकालो और ओमेगा को भी बाहर निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, -1 बटा ओमेगा, माइनस बाहर और ओमेगा भी बाहर। अंदर क्या बच रहा है बच्चों, कॉस ओमेगा स्मॉल टी 0 से लेकर कैपिटल टी। डन हुआ। चलिए, ओमेगा का मान रखता हूँ मैं, या फिर चलो बाद में रख लेंगे ओमेगा का मान, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपर लिमिट मतलब स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा कैपिटल टी, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा, और ओमेगा किससे गुणा होगा बच्चों, स्मॉल टी की जगह 0 रखोगे तो ओमेगा गुणा होगा 0 से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कॉस 0 ही बन जाएगा। ओमेगा आप सभी को पता है क्या होता है, 2 बटा कैपिटल टी होता है ये। चलिए, तो अब वो मान रख देते हैं। तो ये मैं रख देता हूँ ओमेगा की जगह 2 बटा कैपिटल टी। ये कैपिटल टी कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलिए, अंदर भी मान रखो, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा की जगह मान रखा 2 बटा कैपिटल टी, गुणा होगा कैपिटल टी से। ओमेगा की जगह मान रखा है और कैपिटल टी ऐसा का ऐसा, माइनस ये कॉस 0 हो गया क्या बच्चों, देखो ये कैंसिल, कॉस 2 कॉस 360 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमने क्या लिखना है, ये हो जाएगा t बटा, माइनस का निशान चल रहा है, cos 2 और cos 2 का मान होता है 1, माइनस cos 0 का मान भी होता है 1 माइनस 1 कितना होता है 0,
ठीक है, तो ये ध्यान में ही रख लो। क्या भाई, समाकलन शून्य से लेकर कैपिटल टी साइन ओमेगा टी का मान कितना होता है, 0। लिमिट ध्यान में रखना, 0 से लेकर कैपिटल टी तक, मतलब एक पूरे आवर्तकाल में अगर इसका समाकलन किया जाता तो फिर मान कितना आएगा, 0। इसी प्रकार ध्यान में रखना, इसी प्रकार अगर समाकलन किया जाता शून्य से लेकर कैपिटल टी, पूर्ण आवर्तकाल के लिए कर रहा हूं, अगर कोस ओमेगा टी का भी करते ना आप तो भी कितना आता, 0 ही आता। या फिर आप किसी का भी कीजिए पूर्ण आवर्तकाल के लिए, यहाँ पे साइन ओमेगा टी ही हो, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे 2 ओमेगा टी भी हो सकता था, ठीक है, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वो पूर्ण गुणज होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। तो इसका भी कितना होगा बच्चों, 0 होगा। अगर इस 2 की जगह यहाँ पे 5 ओमेगा टी भी आता तो भी 0 ही होता। यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिख दूँ, शून्य से लेकर कैपिटल टी कोस 5 ओमेगा टी और डी टी, इसका भी अगर हम करते तो कितना आता बच्चों, 0 ही आता। ये ध्यान रखना, पूर्ण आवर्तकाल के लिए कोस और साइन के जितना भी समाकलन होता है वो 0 होता है, बशर्ते अंदर मान 1 2 3 4 ओमेगा टी का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे 2/3 आ जाए, 2/3 ओमेगा टी आए, डी टी कर रहे हो, नहीं बच्चों, हम बोल रहे हैं कि पूर्ण गुणज में चलेगा तो काम बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएगा तो मैं डायरेक्ट इनका मान 0 लिख दूंगा, ठीक है। ऐसा एक आध न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा, फिर आप बोलोगे सर डायरेक्ट क्या है को क्या, तो इतना लंबा थोड़ी करते रहेंगे बार बार। हालांकि डेरिवेशन का ही पार्ट है, लेकिन न्यूमेरिकल में कम से कम ये नहीं करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक और है, उतार लिया, ये तो उतार ही लीजिएगा बच्चों। हाँ भाई, आगे देखो, अगला जो समाकलन है जो कि डेरिवेशन का ही एक पार्ट है, वो है समाकलन शून्य से लेकर कैपिटल टी, मतलब पूरे आवर्तकाल के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर साइन की जगह साइन स्क्वायर आ चुका है बच्चों, ध्यान में रखना। क्या है यहाँ पर, अब साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी, इसका हमें समाकलन निकालना है। साइन नहीं है, ये साइन स्क्वायर है ना। चलिए काम करना चालू करें। ऑल राइट, ओके, तो पहले तो साइन स्क्वायर को चेंज करना होगा, तो हमने लगाई थोड़ी सी मैथमेटिक्स। क्या मैथमेटिक्स बच्चों, आप सभी ने पढ़ा है कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ रखा है आप सभी ने। यहां से अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा निकालता हूं, ठीक है, तो इसको उठा करके इधर लेकर के आओ तो प्लस का हो जाएगा, और इसको उठा करके इसकी जगह ले जाओ, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - कोस 2 थीटा। हमें सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - कोस 2 थीटा बटे क्या बच्चों, 2। ये जो 2 यहाँ पे गुणा में था वो भाग में। पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या रखने वाले। अब यहाँ पर थीटा की जगह आप क्या रखोगे बच्चों, ओमेगा टी, ये ध्यान में रखना। चलिए, तो मैं अब यही काम कर रहा हूँ, तो इसके जस्ट आगे जो स्टेप आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। क्या भाई, समाकलन शून्य से लेकर कैपिटल टी, साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 - कोस 2 थीटा की जगह क्या बच्चों, ओमेगा टी डिवाइडेड बाय क्या, 2, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, डी टी। डन हो गया। चलिए अब क्या करना है हमें, ये जो 2 है नियत पद है बाहर निकालो, तो ये नीचे की ओर बाहर निकलेगा तो 1/2। अब समाकलन को देखो, ये dt जो है वो इससे भी गुणा होगा, 1 से भी गुणा होगा, ये dt इससे भी गुणा होगा, तो ये हुआ समाकलन शून्य से लेकर कैपिटल टी। चलिए मैं एक बार के लिए ऐसा ही लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में काम कर लेंगे।
यही बच रहा है ना, 2 तो बाहर निकल चुका है। अब आप इस dt को गुणा करो बच्चों, तो ये होगा 1/2 समाकलन 0 से लेकर कैपिटल T। अभी 1 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा dt, बीच में माइनस का निशान, समाकलन को आगे की ओर लेकर जाओ 0 से लेकर कैपिटल T, और फिर ये क्या हो गया cos 2 ओमेगा t और dt। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था cos ओमेगा t dt का मान कितना होता है पूर्ण चक्र के लिए 0। इसी तरीके से cos 2 ओमेगा tt का भी उतना ही होगा, cos 3 ओमेगा t dt का भी उतना ही होगा जब लिमिट ये हो कितना 0। बताया था अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ये तो सोल्व किया था, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। आप चाहें तो इसका समाकलन कर सकते हैं, चलो मैं इसका भी समाकलन करके बताऊंगा, लेकिन एंड में 0 ही आएगा, ये बात ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा 1/2, समझना अब इस चीज़ को। dt का समाकलन क्या होता है, आंसर है स्मॉल t, फिर लिमिट लगाओ 0 से लेकर क्या कैपिटल T, माइनस कॉस का क्या होगा साइन होता है और प्लस का होता है, तो हमने लिखा साइन 2 ओमेगा स्मॉल t डिवाइडेड बाय, देखो जो t के साथ में गुणज है उसका भाग लग जाना चाहिए, तो यहाँ पे 2 ओमेगा आ जाएगा। फिर लिमिट लगाओ 0 से लेकर कहाँ तक कैपिटल T, और अब इस वाले ब्रैकेट को कंप्लीट करो, ये ब्रैकेट मत छोड़ देना, पता चले इनके तो ब्रैकेट लग गया, ये वाला ब्रैकेट यहाँ से चालू तो हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा मत करना, कंप्लीट होना चाहिए। 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, स्मॉल t की जगह कैपिटल T, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट स्मॉल t की जगह 0, डन, माइनस ये जो 2 ओमेगा था ये तो बाहर निकालो। अब वापस से करो अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल T, ठीक है, माइनस साइन स्मॉल t की जगह 0 रखो तो ये पूरा 0 हो जाएगा क्या, साइन 0। चलिए साइन 0 का मान 0, ओमेगा t थोड़ी देर पहले सोल्व किया था बच्चों, कितना 2 पाई 360, और ये 360 गुणा हो रहा है 2 से, अरे बताओ ना ओमेगा बराबर कितना रखोगे 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल T, तो ओमेगा कैपिटल T क्या हो जाएगा ऐसा 2 पाई आएगा नहीं आएगा, तो ये बात ध्यान में रखना, ओमेगा कैपिटल T का मान कितना 2 पाई मतलब 360, 360 को 2 से गुणा करोगे 720 या फिर 4 पाई, ये बात ध्यान में रखो बच्चों। साइन 0 बराबर साइन 2 पाई बराबर साइन 4 पाई, और आप कह सकते हैं कि जितने भी पूर्ण और समगुणज हैं, देख रहे हैं कि ये समगुणज हैं 2 4 6 8, इन सभी के लिए साइन का मान कितना होता है 0। मैथमेटिक्स वालों को तो खैर पता होगा। चलिए तो ये क्या हुआ, ये भी 0 है ये भी 0 है, तो पूरा मान कितना हो गया बच्चों 0 हुआ, तो ये होगा 1/2, यहाँ पे बचा कैपिटल T और ये पूरा का पूरा पद 0, कुल मिलाकर के आएगा T/2, ठीक है। तो ये आपके पास में एक कॉन्सेप्ट बना, क्या कॉन्सेप्ट बना वो लिखो, क्या भाई समझना, समाकलन 0 से लेकर कैपिटल T साइन स्क्वायर ओमेगा t dt का मान कितना होता है बच्चों T/2 होता है, हमेशा इतना ही आएगा। इसी तरीके से अगर कोस के लिए भी किया जाता, कोस स्क्वायर ओमेगा t और dt स्क्वायर आ रहा है तो भी ये कितना आता T/2 आता, ध्यान में रख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन मत कीजिएगा इसके अंदर, ये बिल्कुल ऐसा ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, बहुत सिंपल था। ओके मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद ही हटा गया, अरे ये समझ में आया ना। चलिए तो मेरे हिसाब से दोनों समाकलन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अगर ये समझ में आ गए तो फिर आने वाले डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, माध्य मान या औसत मान, तात्क्षणिक मान और वर्ग माध्य मूल मान, जिसे आभासी मान वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। हाँ भाई,
तो देवताओं सबसे पहले काम करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान से। टॉपिक सबसे पहला आज का, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और एसी। बहुत सिंपल सा है। तात्क्षणिक मतलब किसी पर्टिकुलर समय पर धारा का मान ही क्या कहलाता है, तात्क्षणिक मान कहलाता है। तो ये डेफिनेशन तो इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का किसी क्षण पर मान ही उसका तात्क्षणिक मान कहलाता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का किसी क्षण पर जो मान होता है वही क्या कहलाता है, उसका तात्क्षणिक मान कहलाता है। अब ये समझिए, ये परिभाषा कभी पूछी नहीं जाती है, हालांकि ये पूछी भी नहीं जाएंगी, लेकिन ये जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तात्क्षणिक मान कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो अगर मैं धारा का तात्क्षणिक मान लिखूं तो देखो धारा, वो जो कल अपने इक्वेशन लिखे थे ना, I बराबर IM sin ओमेगा टी या IM cos ओमेगा टी, ये तात्क्षणिक मान की इक्वेशन है। स्मॉल टी का मान रखो, कैलकुलेट करो, स्मॉल टी का मान रखो, कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये I बराबर क्या हो गया, तो हमने लिखा IM sin ओमेगा टी। हो सकता है धारा के लिए ऐसी बहुत सारी इक्वेशन आप लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं। जैसे मैं ऐसा भी लिख सकता था, IM sin ओमेगा टी प्लस फाई, ये भी तात्क्षणिक मान ही है। जिस तरीके से आप साइन और कोस में जो भी मान लिखते हैं ना, वो सारे के सारे तात्क्षणिक मान ही हैं, ये ध्यान में रखो। इन तात्क्षणिक मान से क्या, तो मैं बोलूँ अगर इसी को सबसे सिंपल वे ही देखें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट न करें, अगर मैं उसको भी बात करता हूँ तो ये वाली वैल्यू ऐसे जाएगी, ग्राफ ऐसे ही जाता है साइन का, और इसका अधिकतम मान क्या है, IM है, अरे यही तो अधिकतम मान है। चलिए, ये धारा I और ये स्मॉल t इस तरफ, और ये कैपिटल T इधर आएगा, और यहाँ पे T/2 आएगा, इधर T/4 आएगा, और इधर क्या बताया था भाई, 3T/4 बताया था, नहीं बताया था, है ना। तो अब आप गौर करो, तो ये पूरी की पूरी वेवफॉर्म किसको बताती है, तात्क्षणिक मान को बता सकती है। मतलब ये मान, ये इस बिंदु पर मान कितना है, जो भी आएगा वो तात्क्षणिक मान होगा। इस बिंदु पर मान T/4 पर मान कितना है, आंसर है IM है, ये क्या है, तात्क्षणिक मान है। समझना इस चीज को। कोई बोले कि प्रत्यावर्ती धारा का T/4 पर मान कितना होगा, T/4 पर मान कितना, IM अधिकतम मान के बराबर। तो ये जो उस समय, उस पर्टिकुलर समय पर जो मान होता है वही तात्क्षणिक मान होता है। कोई बोले कि प्रत्यावर्ती धारा का T/2 पर मान कितना है, तो हमने देखा T/2 पे तो ग्राफ 0 जा रहा है, तो मतलब 0 है तात्क्षणिक मान। फिर कोई बोले कि 3T/4 पर मान बताओ, 3T/4 पे आप देखेंगे माइनस का IM, ये क्या है, तात्क्षणिक मान है। आप गौर करेंगे, तात्क्षणिक मान प्लस का भी हो सकता है, तात्क्षणिक मान 0 भी हो सकता है, तात्क्षणिक मान ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखें। मैं लिख देता हूं, तात्क्षणिक मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ये अपन सॉल्व करेंगे बच्चों, जब एक एग्जाम्पल लूँगा ना, आपको सारी रामायण आसानी से समझ में आ जाएगी। अभी बस थोड़ी सी तसल्ली रखो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं। तो ये समझ में आया, ये बहुत सिंपल सा था। क्या भाई, तात्क्षणिक मान ऐसे ही निकाला जाता है। अब अगर हम बात करें किसी की शिखर मान की, चलो इधर ही नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। देखो शिखर क्या होता है, अरे शिखर क्या होता है, चोटी। यही तो बोलते हैं ना, किसी भी पर्वत की जो चोटी होती है उसे हम बोलते हैं उसका शिखर।
सबसे ऊंचाई पर जो है, तो हम बोलते हैं ऐसे ही प्रत्यावर्ती धारा का जो अधिकतम मान होता है उसे क्या बोला जाता है, शिखर मान बोला जाता है, पीक वैल्यू। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, पीक वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, IM से तो ज़्यादा गया ही नहीं, ठीक। तो ये जो IM है ये वास्तविकता में क्या है, शिखर मान। तो आप गौर करेंगे जब भी हम तात्क्षणिक मान लिखते हैं तो तात्क्षणिक मान में साइन के साथ में या कोस के साथ में जो गुणा के अंदर आता है ना शुरुआत में, वो क्या होता है, शिखर मान होता है। ध्यान में रखना, ये पढ़ने का तरीका है। तो पहले मैं शिखर मान की परिभाषा लिख देता हूं। प्रत्यावर्ती धारा का, धारा अथवा वोल्टेज का एक पूर्ण चक्र में अधिकतम मान ही क्या कहलाता है, शिखर मान कहलाता है। सामान्यतः इसे किससे बच्चों, IM से, अथवा और क्या बताया था मैंने कल, I0 से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये धारा के लिए था, धारा का शिखर मान हो गया। अगर वोल्टा का शिखर मान होता तो क्या होता बच्चों, यहाँ पे तो VM लिख सकते थे या फिर V0 लिख सकते थे, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो शिखर मान होता है वो अधिकतम मान होता है। ग्राफ को क्या, इक्वेशन को देख करके शिखर मान कैसे निकालेंगे, तो हम बोलते हैं साइन या फिर कोस, जिसमें भी वो इक्वेशन लिखी हुई है उसके साथ में जो गुणा में आता है ना शुरुआत के अंदर, वो हमेशा शिखर मान ही होता है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके बाद में आता है औसत मान। अब यहां से डेरिवेशन चालू होती है। औसत क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता है। किसी क्लास में लेट सपोज करो 40 बच्चे हैं, है ना, और 40 बच्चों का भार अलग अलग है। किसी का 30 किलो है, किसी का 40 किलो है, किसी का 45, किसी का 50, किसी का 55, किसी का 32, सबका भार अलग अलग है। तो अगर हम बोलें उस क्लास का औसत भार क्या होगा, तो आप क्या करते हो, सभी का मान जोड़ते हो, है ना, सभी का जो भार है वो उसको क्या करते हो, योग करते हो, और फिर जितने बच्चों की संख्या होती है उसका क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं, संख्या का भाग लगाते हैं। बच्चों की संख्या 40 थी तो 40 का भाग लगा देते हैं, ऐसा होता, ठीक है। तो ये औसत जो है वो हर जगह ऐसे ही निकाला जाता है। ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है और इसका कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, सभी को जोड़ो और जितनी बार जोड़ा है उतने का भाग लगा दो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान की, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अब मेरे को एक चीज बताना आप, ये कैपिटल T, T/2, T/4, 3T/4, ये अधिकतम मान IM और ये माइनस का I है। अगर आपको बोला, समझना इस चीज को, अगर आपको बोला जाए कि ये प्रत्यावर्ती धारा है और इसका पूर्ण चक्र कैपिटल T तक है, इसका औसत मान निकाल करके बताओ,
थोड़ा सा सोचो समझो और मेरे को बताओ कि इसका औसत मान क्या होना चाहिए। आंसर बताओ इसका। सोचिए बच्चों, आपको आंसर पता है, तसल्ली से उस ग्राफ को देखो, मेरी तरफ नहीं, ग्राफ की तरफ देखो एक बार के लिए। पता चला क्या? आप गौर करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का जितना भाग ऊपर की ओर धनात्मक है उतना भाग ही ऋणात्मक है। तो ऊपर वाली वैल्यू प्लस की लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू माइनस की लिखेंगे। टोटल वैल्यू को अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा? कितना? 0। अगर योग ही 0 है तो औसत कितना हो गया? 0। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। किसी प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के अंदर, पूरे चक्र की बात करता हूं, आधे चक्र की नहीं, आधे चक्र का मान 0 नहीं होता। एक पूर्ण चक्र का औसत मान सदैव कितना होता है? 0 होता है। इस चीज को सदैव गांठ बांध लो, चाहे इक्वेशन कुछ भी हो, चाहे इक्वेशन कुछ भी हो, ये बात ध्यान में रखना। इसका मतलब ये है, लेट्स समझना इस चीज को, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं। ये ऐसा लिखा हुआ हो और बोल रहा है कि इसके लिए इसका औसत मान बताओ। I बराबर Im sin ओमेगा टी तात्क्षणिक मान है, इसका औसत मान बताओ। आप लिखोगे 0। अगर वो इक्वेशन को चेंज कर दे और बोले कि Im sin 2 ओमेगा टी, चेंज कर दिया उसने, और बोले कि अब बताओ इसका क्या होगा औसत मान, वापस से 0, वापस से 0। उसकी साइन की जगह कोस करते, वापस से 0। क्यों? क्योंकि वो जितनी बार ऊपर की ओर जाएगी उतनी बार नीचे की ओर जाएगी, तो ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग को योग में तो समाप्त कर ही देगा। ठीक है, तो जब योग ही 0 है तो फिर औसत मान भी 0 होगा। पूर्ण चक्र के लिए ध्यान रखना, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान कितना होता है? 0 होता है। इस चीज को गांठ बांध लो। ठीक है, चलिए अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। परिभाषा बता देता हूं। परिभाषा में क्या लिखेंगे? किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए सभी मानों का या तात्क्षणिक मानों का औसत मान ही धारा का औसत मान कहलाता है, या माध्य मान ही औसत मान कहलाता है। तो हम लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए इसके तात्क्षणिक मानों का माध्य ही, तात्क्षणिक मानों का माध्य ही धारा का औसत मान कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अपन ये प्रूव करेंगे कि एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान कितना होता है? 0 होता है। फिर अर्ध चक्र के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, तो समझिए सबसे पहला, अब इसके अंदर पहली डेरिवेशन जो हम करने वाले हैं, क्या भाई? प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण चक्र हेतु औसत मान मैं लिख ही देता हूं, कितना होता है? 0 होता है। और ये प्रूव करने वाले हैं अपन। ठीक है, प्रूव करें। चलिए, तो औसत निकालने का तरीका समझ लीजिए, क्या होगा वो समझिए। तो हम लिखते हैं I और एवरेज। फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला क्या है? तो योग को दर्शाने का तरीका समाकलन कर सकते हैं हम। तो हमने बोला तात्क्षणिक मानों का समाकलन करो। तात्क्षणिक मान को I से प्रदर्शित करेंगे और समाकलन किसके सापेक्ष? T के सापेक्ष। एक पूर्ण चक्र के लिए बात करें तो 0 से लेकर कहाँ तक बच्चों? कैपिटल T तक। ठीक है, अब कितनी बार जोड़ोगे? तो हमने बोला एक पूरे आवर्तकाल तक हमें जोड़ना है। ठीक है, तो या तो पूरे चक्र के लिए कैपिटल T का भाग लगा दो, अदरवाइज अगर आप किताब की तरीके से चलना चाहते हैं तो 0 से लेकर क्या? कैपिटल T, और समय का क्या करो? समाकलन। इसका समाकलन सॉल्व करोगे तो कैपिटल T ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ बच्चों को, कैपिटल T का भाग लगा देना।
कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो dt का समाकलन क्या होगा, स्मॉल t। समझिए, dt का समाकलन होता है स्मॉल t। अब यहाँ पे 0 से लेकर अगर मैं कैपिटल T लिखूँ तो यहाँ पे भी 0 से लेकर कैपिटल T लिखूँ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कैपिटल T माइनस 0 कितना आएगा, कैपिटल T। तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह हम कितना लिखेंगे, कैपिटल T लिखेंगे। ठीक है, और समाकलन में बच्चे क्या करते हैं, समाकलन तो कर चुके होते हैं लेकिन इस समाकलन के निशान को आगे तक चलाते रहते हैं। ऐसा मत करो भाई, गलत बात है ये। चलिए, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास में आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, 0 से लेकर कैपिटल T I dt, और इसमें भाग किसका लगना चाहिए, कैपिटल T का। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे ही है। अब थोड़ा सा समाकलन देखिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 भाग कर लेता हूँ इधर और फिर आगे कर लेंगे। आई एवरेज बराबर क्या होगा, 0 से लेकर कैपिटल T, आई का मान सबसे सरलतम मान लिखोगे आप, आई एम साइन ओमेगा टी। उम्मीद कर रहा हूँ ये दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर क्या बच्चों, dt, और भाग किसका, कैपिटल T का। ठीक है, जो नियत मान है उसे बाहर निकालो, Im नियत है भाई, शिखर मान नियत होता है, और ये कैपिटल T नीचे चल ही रहा था तो ये कैपिटल T यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब समाकलन 0 से लेकर कैपिटल T साइन ओमेगा t dt। थोड़ी देर पहले ही ये समाकलन किया था, कितना आ रहा था, 0 आ रहा था नहीं आ रहा था। चलिए वापस से कर देता हूँ, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। ये Im डिवाइडेड बाय कैपिटल T। अब देखो समाकलन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो फिर इस समाकलन का चिन्ह हट जाना चाहिए, इसकी जगह क्या आना चाहिए, बड़ा ब्रैकेट। साइन का क्या होता है बच्चों, माइनस का कोस होता है, तो ये माइनस का कोस ओमेगा टी। फिर इसके बाद में जो टी के साथ में गुणा में है उसका क्या लग जाना चाहिए, भाग लग जाना चाहिए। फिर ये बड़ा ब्रैकेट ऐसा 0 से लेकर कहाँ तक, कैपिटल टी तक। अब क्या करोगे, माइनस को बाहर निकालोगे और ओमेगा को भी क्या निकालोगे, बाहर निकालोगे। तो ये हो जाएगा माइनस का Im बटे ओमेगा कैपिटल टी। अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ कोस ओमेगा टी बचा। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर कैपिटल टी तक। अब क्या करेंगे, अब देखो ओमेगा टी कैसे देखेंगे, ओमेगा 2 पाई बटा कैपिटल टी को गुणा करोगे कैपिटल टी से, क्या आएगा, 2 पाई आएगा, नहीं आएगा, सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो इसकी जगह 2 पाई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज इसको ऐसे भी रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पता है इसका मान कितना आने वाला है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो आई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का Im बटा ओमेगा कैपिटल टी। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, छोटा छोटा लिखने लग जाऊंगा, दिखाई नहीं देगा, क्या फायदा है ऐसे काम करने का। चलिए इसको मैं वापस लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा आई एवरेज बराबर माइनस का Im बटा ओमेगा कैपिटल टी, अपर लिमिट स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस 0 लिख दूं क्या, कॉस 0 ही लिखा जाएगा, स्मॉल टी की जगह 0 रखोगे तो कॉस 0 हो जाएगा। चलिए ओमेगा टी की जगह कितना लिखेंगे, 2 पाई, बता चुका हूं मैं। तो ये हो जाएगा माइनस का Im बटे ओमेगा कैपिटल टी, फिर अंदर मान रख देता हूँ, ये हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, कॉस 0 का मान भी 1 और इसका मान भी 1, तो ये हो जाएगा माइनस का Im बटा ओमेगा कैपिटल टी, फिर ये मान 1 और ये मान भी 1, 1 माइनस 1 कितना होता है, सभी को पता है 0। तो इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये सिद्ध कर सकते हो अब तो। चलिए उतार लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है देखा जाए तो।
अब पूर्ण चक्र का हो चुका, अब धनात्मक अर्धचक्र का देखेंगे। धनात्मक अर्धचक्र कहाँ से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर T/2 तक धनात्मक, और ऋणात्मक अर्धचक्र T/2 से लेकर कहाँ तक? कैपिटल T तक। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तो ये उतार लो। हटा रहा हूं मैं। अब इसका दूसरा डेरिवेशन करते हैं, बी। अब धनात्मक अर्धचक्र के लिए हमें क्या निकालना है? औसत मान निकालना है। तो इसे क्या लिखेंगे वो समझिए। प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक अर्धचक्र हेतु औसत मान। अब देखो पैटर्न आपको समझ में आ चुका होगा, फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका होगा। कैसे बनाएंगे फॉर्मूला? तो हमने लिखा आई एवरेज। ठीक है, अब क्या करना है? समाकलन करना है। कहां से लेकर कहां तक? 0 से लेकर कैपिटल T या फिर T/2। तो बोल रहे अर्धचक्र लो, और वो भी धनात्मक, तो 0 से लेकर कहाँ तक? T/2 तक। तो हमने लिखा 0 से लेकर कहाँ तक? T/2। ठीक है, फिर किसका? तात्क्षणिक मान का ही तो देखते हैं, तो I, और यहाँ पर क्या आएगा? dt। फिर नीचे भाग, और यहाँ पर भी क्या आएगा? dt। और कहाँ से लेकर कहाँ तक? T/2 तक। धनात्मक अर्धचक्र तो ले रहे हैं, तो 0 से लेकर T/2। वापस से अगर 0 से लेकर कैपिटल T लिख रहे थे तो फिर सॉल्व करने पर कैपिटल T आ रहा था। अगर 0 से लेकर T/2 करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या आएगा? T/2। ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलिए, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये नीचे क्या आएगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। I dt 0 से लेकर T/2, और नीचे क्या आएगा? T/2। इसे सॉल्व करने पर, ठीक है, ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, T नीचे रह जाएगा। तो फाइनली जो फॉर्मूला बना वो कुछ ऐसा, 2 ऊपर और T नीचे। फिर समाकलन 0 से लेकर कैपिटल T। I का मान रख रहा हूँ मैं, क्या भाई? Im sin ओमेगा T dt। डन हो गया ये। ओह सॉरी, एक गलती है, ये T/2 आएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि अब लिमिट चेंज हो चुकी है बच्चों, कैपिटल T नहीं है, अब क्या हो गया? T/2 हो गया है, तो अब 0 नहीं आएगा इसका मान, है ना? वो तो लिमिट कैपिटल T था, इसलिए फिर मान 0 आ रहा था। अब यहाँ पर वो लिमिट नहीं रही। चलिए, जो नियत मान है उसे बाहर निकालो, तो 2 तो यहाँ पे पहले से बाहर था, Im इसके साथ में आ जाएगा, बटे क्या? कैपिटल T। फिर 0 से लेकर कहाँ तक? T/2 तक साइन ओमेगा T और dt। साइन का सभी को पता है, अब तक तो पता चल ही गया होगा। क्या आएगा? साइन का समाकलन माइनस का कोस, तो ये माइनस का कोस ओमेगा टी, और जो ओमेगा है वो कहाँ पे जाएगा? नीचे भाग में चला जाएगा। और कहाँ से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर T/2 तक। कैपिटल T मत कर देना, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले गलती कर दी थी। ठीक है, वो मत कर देना, जल्दीबाजी में काम खराब नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए, ये नियत था, बाहर निकाला, माइनस को भी बाहर निकाला, तो आई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, 2im, और ये ओमेगा, ये कैपिटल टी। ठीक है, अंदर सिर्फ और सिर्फ कोस ओमेगा टी बचा। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर T/2 तक। ठीक है, कैपिटल टी नहीं, T/2 तक। चलिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, 2im ऐसा का ऐसा बटे ओमेगा कैपिटल टी, अपर लिमिट
कॉस ओमेगा स्मॉल टी की जगह क्या, t/2 माइनस लोअर लिमिट कॉस 0, अरे स्मॉल टी की जगह 0 रखा तो 0 आ गया। ठीक है, अब चलिए ओमेगा टी का मान कितना होता है, 2 पाई होता है नहीं होता, तो ऊपर आ गया 2 पाई। 2 पाई में किसका भाग लगा, 2 का, तो 2 से 2 कैंसिल। अरे ऐसा ही होगा ना बच्चों, ओमेगा टी का मान कितना 2 पाई आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे 2 का भाग लग रहा है तो इधर भी तो 2 का भाग लगाओगे, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया, पाई रह गया, तो ये कोस पाई रह गया सिंपली। चलिए तो ये क्या हो गया, 2im बटे इसकी जगह क्या लिखूं, ओमेगा टी की जगह क्या लिखना है, 2 पाई लिखना है। ठीक है, और यहां पर देखो इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉस पाई। समझ में आया ना ये कैसे किया, ओमेगा टी की जगह 2 पाई लिखा और उसमें 2 का भाग लगाते ये पाई आ गया। कॉस पाई मतलब 180 होता है बच्चों, और ये कॉस 0 मान रखो, तो ये क्या होगा, 2 से 2 तो यहाँ पे कैंसिल, ये हो गया माइनस का im बटा पाई। ठीक है, कोस पाई का मान माइनस का 1, ये बीच में माइनस और ये 1, माइनस का 2 हो गया क्या, तो आई एवरेज का मान क्या आएगा, माइनस im बटा पाई गुणा होगा माइनस के 2 से, है ना, ऐसा ही तो होगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या बच्चों, प्लस, तो ये हो जाएगा 2 बटा पाई इंटू im, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए 2 बटा पाई मतलब 2 में 3.14 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, 0.636 im, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0.636 आई एवरेज का मान। हाँ भाई, सीबीएसई वाले बच्चे या फिर अदर बोर्ड के बच्चे जो एनसीईआरटी बुक यूज़ कर रहे हैं, एनसीईआरटी में इसे क्या लिखा हुआ है, 0.637, वो भी बिल्कुल सही है। कारण क्या है, जब आप पाई का भाग लगाते हो ना बच्चों, तो ये कुछ ऐसा होता है, इतना आता है, और चूंकि ये वाली संख्या 5 से ज़्यादा है इसलिए फिर इसको राउंड फिगर में हम 7 बना देते हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ पे लिखा हुआ 0.637, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो आप या तो 0.636 लिख लो या 0.637 लिख लो, कोई गलत नहीं निकाल सकता। ठीक है ये बात तो, लेकिन पता चल गया धनात्मक अर्धचक्र के लिए कितना होता है, 0.636 im या फिर 2 बटा पाई im। अब 2 बटा पाई im याद रख लो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। ये कौन से अर्धचक्र के लिए, धनात्मक अर्धचक्र के लिए। ठीक है ये, चलिए तो ये भी हो गया, इजी था। ओके, अच्छे से उतार लीजिएगा बच्चों। अब कौन से के लिए करेंगे, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, वो मैं डायरेक्ट करूंगा बच्चों। अब अपन बात करेंगे ऋणात्मक की, हटा दो इसे। तसल्ली से धीरे धीरे करोगे ना, हो जाएगा। और अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो फिर तो कहीं दिक्कत ही नहीं आने वाली। सिंपल मैथमेटिक्स ही कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ऋणात्मक अर्धचक्र हेतु औसत मान, ये सी पॉइंट हो जाएगा। ऋणात्मक अर्धचक्र कहां से चालू है, t/2 से चालू है। कहां तक है, कैपिटल T तक है। ठीक, तो हमने क्या करना है वो देखिए, हम लिखेंगे आई एवरेज। अब ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए काम कर रहे हैं क्या भाई, वही अब यहाँ पे चालू होगा t/2 से बच्चों, क्योंकि ऋणात्मक अर्धचक्र t/2 से चालू है। कहाँ तक, कैपिटल T तक। फिर आई dt तो ऐसा का ऐसा, फिर जो लिमिट ऊपर है वही लिमिट नीचे लगेगी, t/2 से लेकर कहाँ तक, कैपिटल T तक। फिर यहाँ पर टोटल समय आ जाएगा, कुल समय आ जाएगा। dt को क्या करोगे, स्मॉल t आएगा। चलिए इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, स्मॉल t।
फिर यहाँ पे t/2 और यहाँ पर t। अरे ये सॉल्व कर रहा हूँ नीचे वाला भाई, क्या होगा भाई, अपर लिमिट कैपिटल T माइनस लोअर लिमिट स्मॉल t की जगह t/2 रखो, कितना आएगा t/2। अर्ध चक्र के लिए तो काम करे थे इसलिए आना तो t/2 ही था। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसके लिए काम करेंगे ना बच्चों, तो ये कुछ ऐसा होगा t/2 से लेकर t i dt, और इसको सॉल्व करने पे क्या आया t/2। फिर इस i का मान वही रखना है, क्या i m साइन ऑफ ओमेगा t और dt, कहाँ से लेकर कहाँ तक, t/2 से लेकर कैपिटल T तक। फिर ये t/2 है ना, यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा, t नीचे चला जाएगा। इसका समाकलन कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। जब हम इस पूरी रामायण को सॉल्व करते हैं, आप कर सकते हैं बच्चों, आप चाहें तो कर भी लीजिएगा, हालांकि इतनी आपको आवश्यकता है नहीं। तो जब हम इस पूरी रामायण को सॉल्व करते हैं तो आता उतना का उतना ही है, कितना भाई 2/पाई IM। लेकिन आप देखेंगे कि t/2 से लेकर t तक वाला मान किस में जा रहा है, माइनस में। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर देखो आपको ऑटोमेटिकली माइनस नजर आ जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो माइनस का ही मान आएगा। तो हमने बोला धनात्मक अर्धचक्र का तो 2/पाई IM, ऋणात्मक अर्धचक्र का माइनस का 2/पाई IM, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड हो जाएगा हमारा काम, है ना। तो ये I एवरेज कौन से का, ऋणात्मक अर्धचक्र का, या फिर आप इसे और क्या लिख सकते हैं, माइनस का 0.636 IM, ऐसा भी इसे लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो ये समझ में आ गया, था सिंपल। अरे सिंपल ही है बच्चों, अपने दिमाग में रखो, सिंपल है, आसान है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स को अपने क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हो गया ये, चलिए तो ये ऋणात्मक अर्धचक्र भी हो गया है। अब हम एक और काम करेंगे, एक वैल्यू और है, ये है हमारे पास में औसत मान के बाद में बच्चों वर्ग माध्य मूल मान और आता है। RMS वैल्यू, अभी जो किया अपन ने एवरेज वैल्यू के लिए किया, ओके अभी टाइम है, 15 मिनट में हो जाएगा मेरे हिसाब से डेरिवेशन। हाँ भाई देखिए क्या है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसे आभासी मान भी बोलते हैं बच्चों, वर्चुअल वैल्यू। और औसत मान को वास्तविक मान बोला जाता है सामान्यतः, और आभासी मान क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान होता है, जो हमें प्रतीत होता है कि इतनी आ रही है। ऑलराइट, वर्ग माध्य मूल मान। अब ये कैसे, देखो ये हिंदी में बहुत सही लिखा हुआ है, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं RMS वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, RMS। रूट मूल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। रूट माध्य को बोलते हैं मीन, और वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उल्टा चल रहा है, हिंदी में बिल्कुल सही चल रहा है ये वर्ग माध्य मूल मान, ऐसे ही काम किया भी जाता है। चलिए क्या है, आपको पूरा का पूरा परिभाषा सामने लिखी हुई है। किसी प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान का, समझना, किसी प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र के लिए काम करेंगे, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र के लिए उसके तात्क्षणिक मान के वर्ग के माध्य के वर्गमूल मान को ही क्या कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। वापस से देखो, बहुत सिंपल है ये, क्या लिखना है हमें, किसी प्रत्यावर्ती धारा के
पूर्ण चक्र हेतु उसके तात्क्षणिक मान के वर्ग के माध्य के वर्गमूल मान को ही प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो इसका फॉर्मूला इसी डेफिनेशन से बन जाएगा। अगर आपने इस चीज़ को समझा या वैल्यू को ही पढ़ लिया है तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है। देखिए सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, वर्ग करना पड़ेगा किसका, तात्क्षणिक मान का। तात्क्षणिक मान क्या, आई, जिसे हम बाद में लिखेंगे आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई, इसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग, ऐसा ही तो बोल रहा है। फिर उसका क्या लेना पड़ेगा, माध्य। माध्य कितने टाइम के लिए, आंसर है पूर्ण चक्र के लिए। तो माध्य कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यू होती है शून्य से लेकर कैपिटल टी और डी टी, और उतने का ही क्या लगा देते हैं, भाग लगाते हैं। ऐसा ही कर रहे थे ना माध्य में, अरे ऐसे ही समाकलन और उतने समय का भाग, यही हो रहा था। तो वर्ग हो चुका है, माध्य हो चुका है, अब उसका क्या लेना है बच्चों, वर्गमूल। क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। तो ये आने के बाद में इसका क्या ले लीजिए, वर्गमूल। और ये है क्या, आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उल्टा चलता है अंग्रेजी में, हिंदी में बिल्कुल सही है। पहले वर्ग करो, फिर माध्य लो, और फिर उसका क्या कर लो, वर्गमूल ले लो। ठीक है, चलिए अब इसे और कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिखा जाता है। देखो वर्ग आई स्क्वायर, फिर मीन, माध्य को आपको पता होगा अंग्रेजी में ऐसा बार लगाते हैं, माध्य हो गया, और फिर उसका क्या, मूल। इसे ऐसा भी लिखा जाता है, ध्यान में रखना है ना, वर्ग का माध्य, माध्य के लिए ऐसा, और फिर उसका वर्गमूल। ठीक है, ऐसा भी लिखा जाता है। तो फॉर्मूला पता चल गया ना आपको। इसे सॉल्व करना है बच्चों, अब डेरिवेशन आ रही है, थोड़ा सा तसल्ली रखिएगा, आसानी से होगी ये काम भी। चलिए तो हो गया, ये इस तरीके का फॉर्मूला बना। अब इसको हमें सॉल्व करना है। एक पूर्ण चक्र के लिए वर्ग माध्य मूलमान कितना होता है वो हम देखेंगे आज। उतार लीजिएगा, परिभाषा कंप्लीट हो चुकी है, और परिभाषा के साथ में ये मच्छर कहाँ से आ गया, भैया मर भी जा। बोर्ड के ऊपर मच्छर बैठा है बच्चों। हाँ, तो काम करते हैं। हाँ भाई, आई आर एम एस निकालते हैं। तो आई आर एम एस का जो फॉर्मूला हमारे पास में तैयार हुआ वो कुछ ऐसा था, आई स्क्वायर डी टी समाकलन शून्य से लेकर कैपिटल टी तक बटा वापस से समाकलन शून्य से लेकर कैपिटल टी और डी टी। ठीक है, आप सभी को पता है इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, सभी को पता है कैसे भाई, इसको भूलना मत भाई। ये 0 से लेकर कैपिटल टी, फिर आई स्क्वायर। आई क्या होता है वो ध्यान में रखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में कि आई है क्या, आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी है, ये ध्यान में रखना आई। तो यहाँ पर अपन ने वही लगाया, आई का मान रख रहा हूँ आई एम साइन ओमेगा टी,
ठीक है, ये आई का मान है और उस आई के मान का क्या करना है, वर्ग करना है और फिर dt लगाना और नीचे समाकलन करने पर क्या आएगा, कैपिटल D आएगा। डन। ये क्या है, IRMS। अब समझिए, होशियार की पूछनी मत बन जाना, तुम पता चले होशियार बन जाओ। स्क्वायर है, वर्गमूल लगा हुआ है तो काट दो और लिख दो कि Im sin ओमेगा टी dt। नहीं देता हूँ, पहले ये वर्ग सॉल्व होगा, फिर उसका क्या होगा, माध्य निकलेगा और उसके बाद में वर्गमूल करोगे। ऐसा मत कर देना भाई, गणित पता चले तुमने चेंज कर दी हो, आर्यभट्ट कुछ और समझा के गए थे, तुमने कुछ और कर दिया उसका। चलिए तो अब काम कर दे। हाँ भाई, तो ये हो जाएगा 1/T। अरे लिख सकता हूँ ना, ऊपर 1 हो गया, नीचे कैपिटल T हो गया, फिर 0 से लेकर कैपिटल T। अब इसका वर्ग करो, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, Im का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर ओमेगा टी और अब ये आएगा dt। अब ठीक है काम। अब ये Im का स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, ये समाकलन के अंदर है, नियतमान है, इसे बाहर निकालो। बाहर निकालोगे तो ये Im का स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यही लिखना है, Im का स्क्वायर बटा क्या बच्चों, कैपिटल T। ठीक है, फिर 0 से लेकर कैपिटल T साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt। हो गया। चलो एक तरीका तो ये है, मैं डेरिवेशन को अभी ख़त्म कर सकता हूँ। कैसे, मैं आपको ये बता चुका हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt पूरे चक्र के लिए कितना मान होता है बताओ, t/2 बताया था मैंने। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, t/2 और हमारा काम नेक्स्ट स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। साइन स्क्वायर को क्या लिखा था बच्चों, वहाँ पर याद करो वो डेरिवेशन, जिसने उतार रखी थी उसको तो पता चल जाएगा, और जो वीडियो ऐसे ही देख रहा है उसको क्या पता चलेगा। चलिए, तो ये हो जाएगा Im का स्क्वायर बटा कैपिटल T। फिर मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट बना देता हूँ, 0 से लेकर कैपिटल T। देखिए साइन स्क्वायर का मान रख रहा हूँ, क्या होगा, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बटा 2, ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान। और यहाँ पर क्या चल रहा है, dt। दो नियतमान है समाकलन के दायरे से बाहर। तसल्ली से एक एक लाइन छोड़ छोड़ के करना, नहीं तो पता चले तुम्हारे वर्गमूल ही एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। Im का स्क्वायर 2 इस तरफ लेकर के आओ। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे बच्चों को समझना। अब हम इस समाकलन को अंदर गुणा करेंगे, एक बार तो 1 से और एक बार इससे। तो 1 से गुणा करेंगे dt को, तो ये सिर्फ और सिर्फ dt रह जाएगा, 0 से लेकर कहाँ तक, कैपिटल D तक, बीच में माइनस का निशान। फिर समाकलन वापस से लगाओ, 0 से लेकर कहाँ तक, कैपिटल D, और क्या, cos 2 ओमेगा टी और dt। अब इस ब्रैकेट को यहाँ पर बंद करो। ठीक है, अब ये मान आप सभी को पता है 0 होता है एक पूर्ण चक्र के लिए, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, या फिर साइन 2 ओमेगा टी कोस 2 ओमेगा टी, इन सभी का मान कितना होता है, 0। हालांकि मैं ये आपको डेरिवेशन करते हुए समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये पता चल गया, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे अब डायरेक्ट ही, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आप। अब हमने हमारी एडवांस मैथमेटिक्स का परिचय देते हुए मान लिख दिया भाई। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, और स्मॉल टी कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर कैपिटल टी तक। इसको डायरेक्ट 0 लिखूँ और फिर ये एक बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल टी आएगा, तो Im का स्क्वायर बटा गया 2t, और इसको सॉल्व किया तो कैपिटल T। डन। चलिए t से t कैंसिल, क्या होगा, अरे t/2 ही बैठा ना कुल मिलाकर के, गौर करो। इस पूरे को सॉल्व करते तो क्या लिखते, t/2, t ऊपर आता है 2 नीचे आता, देखो 2 तो पहले ही बाहर निकाल लिया, दिख रहा है, वो सूत्र से आ जाता है। और फिर सॉल्व करोगे तो t बचेगा, तो t/2 आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हो जाएगा
Im का स्क्वायर बटा 2, IRMS। अब अंडर रूट से बाहर निकालो, Im के स्क्वायर का Im बटा क्या बच्चों, √2। √2 का मान कितना होता है, 1.414, यही होता है। सॉल्व करो 1/1.414 को, 0.707 कितना होता है, 0.707 और Im, ठीक है। ये क्या है, आभासी मान या फिर वर्ग माध्य मूल मान। गलती मत कर जाना, अगर आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही है बच्चों तो फिर आप इस डेरिवेशन को यहीं सॉल्व कर दो, कुछ ऐसा देवताओं डेरिवेशन ये कर लेना। अगर किसी को इस भाग में दिक्कत आ रही है तो वो इस स्टेप के आगे यहाँ पर काम कर सकता है, ठीक है। कैसे काम करेगा, Im स्क्वायर बटा टी और इसको सॉल्व करने पर लिखोगे t/2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, फिर आप क्या लिखोगे Im का स्क्वायर बटा 2, तो ये क्या हो जाएगा Im बटा √2। ये यहाँ पर जल्दी से काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मेरे को तो समाकलन करना है तो फिर आप यहाँ पर आइए, ठीक है। अदरवाइज किसी को लगता है कि मैं गलती कर सकता हूँ तो फिर गलती नहीं करनी है, फिर आप इतने से में ही काम चलाओ, कम से कम गलत तो नहीं होगा, नंबर तो देने ही पड़ेंगे अगले को। चलिए, तो Im बटा √2 होता है, सॉल्व करने पर 0.707 Im होता है, ठीक है। ये कौन सा मान है, वर्ग माध्य मूल मान है। वर्ग माध्य मूल मान को और कौन सा मान बोलते हैं, आभासी मान भी बोला जाता है, वर्चुअल वैल्यू। कौन सा बोलते हैं बच्चों, वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए, तो ये सॉल्व हो चुका। वीडियो चल रहा है ना, ओके। तो कुल मिलाकर के डेरिवेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो वर्चुअल वैल्यू है इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, भारत की बात करूं, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है हम बोलते हैं निवेशी सप्लाई 220 वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की होती है बच्चों, 220 वोल्ट की। ये बात ध्यान में रखना, ये जो निवेशी मान हम 220 वोल्ट देखते हैं ना किसी भी बल्ब पे, फ्रिज पे, इन पे 220, 230 या 240 ऐसा ही लिखा हुआ होता है। ये 3 वैल्यू लिखी जाती है, किसी पे 220 आती है, किसी पे 230 लिखी जाती है, किसी पे 240 लिखी जाती है। लेकिन हमारे घरों में जो सप्लाई आता है ना वो वास्तविकता में 220 वोल्ट का होता है, लेकिन फ्लक्चुएशन हर जगह चलता है, इसलिए आप कैसा भी कर सकते हैं। तो मैं 220 एवरेज मान के चलता हूँ, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, हर एक बुक में यही लिखी जाती है। ये 220 वोल्ट अगर आपको कोई पूछे कि ये प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान है, पहला तात्क्षणिक मान, दूसरा औसत मान, तीसरा शिखर मान, चौथा वर्ग माध्य मूल मान, इन चारों में से कौन सा मान है 220 वोल्ट, सोचो। वैसे तो खैर आप लोगों के लिए नया है तो फिर मैं ही बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तात्क्षणिक मान की। तात्क्षणिक मान एक फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू मतलब किसी क्षण पर। तो 220 वोल्ट किसी क्षण पर नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये तात्क्षणिक मान तो नहीं है। दूसरा औसत मान, औसत मान प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण चक्र के लिए सदैव 0 होता है, तो हटाओ, वो भी नहीं होगा। तीसरा है क्या बच्चों, वर्ग माध्य मूल मान और औसत शिखर मान। तो शिखर मान भी नहीं है, ये 220 वोल्ट बच्चों शिखर मान भी नहीं, ये बात ध्यान में रखिएगा। शिखर मान कितना है वो बताऊंगा। ये वर्ग माध्य मूल मान है, आभासी मान है। ये जो 220 वोल्ट लिखा हुआ आता है ना बच्चों, ये कौन सा मान है, आभासी मान है या वर्ग माध्य मूल मान है, इस बात को ध्यान में रखना। हमारे घरों में आने वाली सप्लाई 220 वोल्ट वास्तविकता में क्या है, वर्ग माध्य मूल मान है। लिख लीजिएगा स्टार लगा करके, इंपॉर्टेंट है। भारत में घरेलू संयोजन में
निवेशी वोल्टता 220 वोल्ट होती है। यह प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान है बच्चों? वर्ग माध्य मूल मान है। इसका मतलब क्या है हमारे लिए वो समझिए। मैं बोल रहा हूं कि ये IRMS का मान कितना है? 220 वोल्ट। तो फिर अधिकतम मान, शिखर मान कितना होगा? फिर देखो भाई, इसको IRMS को क्या लिखते हैं? Im/√2। अरे फाइनली इसका फॉर्मूला तो यही बना था, Im/√2 बराबर कितना बच्चों? 220। तो फिर Im बराबर क्या हो गया? 220 गुणा √2, मतलब 220 को 1.414 से गुणा करो, आप देखेंगे कि ये मान लगभग आएगा 311 वोल्ट। मतलब वास्तविकता में जो हम 220 वोल्ट बोलते हैं वो झटका हमें कितने वोल्ट का लगता है? 311 वोल्ट का लगता है। मतलब जब आपको लगा ही होगा, सभी को घर के अंदर कभी ना कभी तो बिजली का झटका लगा होगा। वो बिजली का झटका 220 वोल्ट का नहीं लगा था, उसका शिखर मान कितना था? 311 वोल्ट का। आप सोचो, आपने 311 वोल्ट का झटका सहन कर लिया, बस उसके पास में फ्रिक्वेंसी थी और किसी ने आप जैसे भी करके छूट गई, इसलिए बच गए। नहीं तो 311 वोल्ट बच्चों बहुत ज़्यादा होता है, फटाके फूट जाते हैं। राइट, चलिए, तो ये बात ध्यान में रखना, प्रत्यावर्ती धारा जो है वो खतरनाक होती है। ये बात किससे खतरनाक? दिष्ट धारा से खतरनाक होती है भाई, है ना। एक पावरफुल होती है। 220, अगर कोई बोले कि 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्ट था और 220 वोल्ट DC वोल्ट था, कौन सी ज़्यादा होगी? आप ध्यान में रखना, कौन सी खतरनाक होगी? आंसर है प्रत्यावर्ती पे टिक लगाओगे। क्यों? क्योंकि वो 220 वोल्ट दिखाई है, वो हाथी के दांत दिखने के और हैं, खाने के तो 311 वाले हैं उसके। ठीक है, ये समझना है इस चीज़ को। तो वास्तविकता में बोलने के लिए वो 220 वोल्ट है, जबकि होती क्या है? 311 वोल्ट होती। डन हो गया ये। चलिए, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल वाला पार्ट आएगा, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और एक बहुत अच्छी चीज़ और आएगी, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखो, डेरिवेशन को 2 से 3 बार अपनी कॉपी में कर लो, आपको उसी समय याद भी हो जाएगी। बस आपको क्या याद रखना है? शिखर मान Im होता है ना। फिर औसत मान पूर्ण चक्र के लिए 0 होता है, धनात्मक अर्ध चक्र के लिए इतना होता है, ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए इतना होता है, और वर्ग माध्यम मूल मान कितना होता है? 0.707 Im होता है। या फिर इन्हें आप लिखेंगे तो ऐसा, Im/√2, इसको लिखेंगे क्या? 2/πIm, प्लस का इसे लिखोगे माइनस का 2/πIm, ऐसा। ये ध्यान में रखना, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में ये चीज़ यूज़ हो जाती है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। चलिए, आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस से देखना है, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।